हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 65 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। हमारे सीरीज की टैगलाइन आपके जहन में बस जानी चाहिए। अब सवाल तुमसे डरेगा, और कैसे डरेगा? अगर आप डीपीक्यू अच्छे से फॉलो करोगे। डीपीक्यू स्टैंड फॉर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपकी कैलकुलेशन स्किल जबरदस्त हो जाएगी। हर तरह के सवाल आप डीपीक्यू में करेंगे और वो भी सबसे तेज पॉसिबल तरीकों से। तो एग्जाम में सवाल तो सच में डरेगा। बस आपको सीरीज फॉलो करनी है। हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को सुबह 11 बजे इसका एक वीडियो आता है इसी एग्जामो यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि आपका सिलेक्शन चॉइस से हो, चांस से नहीं। इस सीरीज की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये वाला यूज़र नेम आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो। आप व्हाट्सएप चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप अर्जुना मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आप जाएंगे, एग्जामो लर्निंग ऐप नाम का एक ऐप मिलेगा, डाउनलोड करिए और उसके बाद उसमें आप जाकर मैथ्स का कोर्स लोकेट करिए और कोर्स के ओवरव्यू से सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद भी फर्दर अगर इंक्वायरी है तो हमारी टीम से इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने डीपीक्यू को फॉलो करना अभी शुरू किया है, वो डीपीक्यू क्या है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस पेज पे दी हुई है। आप एक एक चीज़ पढ़ के जान सकते हैं कि डीपीक्यू में क्या मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको क्या बेनिफिट होगा डीपीक्यू को करने से, और किन किन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है ये भी यहाँ मैंशनड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल कर रहा है कि एक फील्ड रोलर है जिसका शेप सिलेंडर शेप का है। इसका डायामीटर 1 मीटर का है और जो लेंथ है वो 1/4 मीटर है। अगर स्पीड जिससे ये रोलर रोल करता है उसके बारे में कहा गया है कि 14 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 14 बार ये घूम जाएगा रोलर, 14 रिवॉल्यूशन। तो बताना है कि जो मैक्सिमम एरिया 1 घंटे में ये रोल करेगा वो कितना होगा। तो आप सभी ने रोलर जरूर देखा होगा, रोड रोलर, जो रोड पर अक्सर जब रोड का निर्माण होता है तो यूज़ किया जाता है। तो उसमें होता क्या है ना कि जो रोल करने वाला पोर्शन होता है वो इसेंशियली एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, राइट। इस तरह का एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, यही रोल होता है। और इसको जब आप रोल करते हो तो वो जो भी मटेरियल है उसको सेटल करता है। तो अब सवाल ये कि भाई एक रिवॉल्यूशन में ये कितना रोल करेगा। अगर ये समझ में आ जाए तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 14 रिवॉल्यूशन है, तो टोटल रिवॉल्यूशन 840 है। बट एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया रोल होगा अगर वो पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, मान लेते हैं ये एक हमारा एक पॉइंट आप बना लो इस रोलर के टॉप पे यहाँ पर, और एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ऐसे घूमेगा, ये रोलर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है मान लिया। तो जब ये ऐसे घूमेगा इस तरीके से तो ये ऐसे घूम के वापस यहीं आ गया, राइट। इसको बोलेंगे एक रोटेशन। तो अगर आप विजुलाइज करोगे तो जो पूरा एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा सिलेंडर का, वो एक रिवॉल्यूशन में क्या होगा, उतना एरिया रोल करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि एक रिवॉल्यूशन में जो एरिया रोल होता है वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जो कि आपका 2πRH के बराबर होता है। अब जो गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन को गौर से जरा देखिएगा। यहां पर लेंथ की बात की गई है। आखिर लेंथ क्या होगा? तो देखिए, जब सिलेंडर को आप वर्टिकली खड़ा करके देखते हैं तो उसको हाइट बोलते हैं, और अगर इस तरह से आप देखेंगे तो इसको लेंथ के टर्म में लेंथ बोला जाता है। फॉर्मूले में वो लेंथ h ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ आपको दिया गया है, एक तरह से आप उसको सोच सकते हैं कि वो h की वैल्यू है, और वो मुझे दिया है सिंपली 1/4 मीटर, जिसको मैं बोलूँगा 5/4 मीटर्स, यहाँ लिख लो। और जो डायमीटर है वो आपको कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर 1 है तो जो रेडियस आपका होगा वो ½ मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन में जो एरिया रोल हो रहा है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप कहोगे वो वैल्यू है 2πRH, तो 2 बनेगा। पाई की वैल्यू मैं लिख दूंगा 22/7, आर की वैल्यू मैं लिख दूंगा 1/2, और जो आपका h है यानी l है, लेंथ है, वो 5/4 के बराबर है। तो ये वैल्यू हो गई। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में बताना है मुझे, और 1 मिनट में 14 रिवोल्यूशन दिया हुआ है, और एक रिवोल्यूशन में जो हमारा एरिया रोल होगा वो इसके बराबर है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दिया। अब आपको यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर लेना है।
तो आप कहोगे देखो 7 दूनी 14 बनेगा, नीचे 14 से 14 कट जाएगा। फिर यहाँ पर एक 4 आपको दिख रहा होगा, तो वो 4 काटेंगे तो एक 2 कटेगा और यहाँ पर 11 बचेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो देखिए 60 इंटू 11 इंटू 5 है। बहुत सिंपल है, 60 इंटू 5 क्या होता है 300, और 300 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3300। तो आंसर आपका करेक्ट कितना हो गया 3300, राइट, 3300 करेक्ट हो गया। अब देखिए आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी इस सवाल में, सवाल को देख के, कि आंसर शायद 11 का मल्टीपल भी हो सकता है। शायद क्या होगा ही 11 का मल्टीपल, क्योंकि रेडियस में देखो 11 का मल्टीपल कब नहीं होता है इसको समझो, जब रेडियस या हाइट में किसी में भी नीचे की तरफ 11 आ जाए तो क्या करता है वो, पाई में जो 22 होता है ना 11 इंटू 2, वो 11 काट लेता है। जैसे मान लिया रेडियस की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए k/11, तो जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, 11 से कट जाएगा 11 दूना 22, तो फिर 11 का मल्टीपल नहीं रहेगा। या फिर एक और सिचुएशन होती है कि रेडियस में मान लिया ये जो 7 है ये कैंसिल आउट ना हो, और 7 अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो नेचुरली जब आप डिवाइड करोगे, रेडियस से भी ना कटे हाइट से भी ना कटे 7, तो जब आप डिवाइड करोगे तो यूजुअली क्या होगा, ऐसी वैल्यू बन सकती है जो दशमलव के बाद कॉन्टिन्यूड हो, टर्मिनेट हो ही ना, तो उस केस में आंसर अप्रॉक्सीमेट करके लिखा जाएगा। उस केस में भी आपका 11 का मल्टीपल होना ज़रूरी नहीं है आंसर। अब जैसे यहाँ पर ये सब शॉर्ट शॉर्ट है 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 7 2 14 तो कट ही गया, ठीक है, 11 का मल्टीपल होगा। लेकिन प्रॉब्लम आप देखो क्या है, पहला आंसर भी 11 का मल्टीपल है, तो पहला आंसर भी अगर 11 का मल्टीपल है, क्योंकि इसमें इन दोनों डिजिट्स का टोटल इन दोनों के डिजिट्स के टोटल के बराबर है, तो आप ये 11 के मल्टीपल से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उत्तर क्या है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 11 का मल्टीपल कब होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आंख बंद करके 11 का मल्टीपल आप नहीं लगा सकते हैं, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 11 के मल्टीपल की क्लैरिटी आपको है या नहीं है। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है आपको क्वेश्चंस के थ्रू, स्टिल क्या अभी भी डाउट है कि 11 का मल्टीपल हमेशा क्यों नहीं होगा, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर डाउट है तो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। सवाल कर रहा है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, पी आर और क्यू एस टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एस पी आर एंगल 40 डिग्री है, पी क्यू एस एंगल 80 डिग्री है। आपको बताना है कि पी एस आर एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए डायग्राम देखिए, ये हमारा पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, पी आर और क्यू एस को आपने मिलाया तो ये टी पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो गया। आगे आपको दिया ही है कि जो एस पी आर एंगल है वो 40 है तो ये 40 हो गया, और जो आपका पी क्यू एस एंगल है ये पी क्यू एस एंगल 80 है तो ये 80 हो गया। और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, तो ये वाला एंगल कैसे निकालें। तो देखिए ये वाला एंगल निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, कैसे निकलेगा। तो देखिए एक चीज़ कि ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ अगर मुझे सामने वाला एंगल टोटल पता चल जाए। तो कैसे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 होता है। तो अगर मुझे टोटल एंगल मिल जाए तो मैं 180 में घटा के इसको निकाल लूंगा। दूसरा, अब आप कहोगे टोटल के लिए इतना तो पता है, इतना मालूम होना चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। अब इस वाला एंगल को गौर से देखो, ये वाला एंगल कौन बना रहा है, ये जो एस आर कॉर्ड है, जीवा है, वो सरकमफरेंस पे परिधि पे ये वाला कोण बना रही है। तो ये सेम कॉर्ड हर जगह परिधि पे सेम सेगमेंट में सेम कोण बनाती है। तो अगर यहाँ पर ये एंगल मुझे निकालना है तो आप अगर देखें तो एक और एंगल बन रहा है ये वाला, ये 40 डिग्री के बराबर है। तो एस आर अगर परिधि पे 40 डिग्री बनाती है तो उसी सेगमेंट में हर जगह परिधि पे 40 डिग्री का कोण ही बनेगा, तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 40 डिग्री। तो अब ये 120 बना। आपको मैंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का टोटल 180 होता है। तो जो एंगल आप मुझसे पूछ रहे हैं ना पी एस आर, वो हो गया 180 माइनस इन दोनों का टोटल कितना हो गया 120 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया भैया 60 डिग्री। और 60 डिग्री कहाँ दिया, ए करेक्ट हो गया आपका उत्तर। सवाल कर रहा है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जिसमें पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, क्यू आर 16 सेंटीमीटर है, टी एक पॉइंट है आर एस पर। बताना है कि एरिया पी टी क्यू ट्राइंगल का क्या होगा। तो ये पी क्यू आर एस हो गया रेक्टेंगल, 24 लेंथ हो गई, 16 ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, और ये टी पॉइंट आर एस पर लिया, हमें इसका एरिया निकालना है, राइट। तो इसका जो एरिया है वो कैसे निकालोगे आप, सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे कि नहीं करोगे।
परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉप किया तो ये लेंथ क्या है, 16 के ही बराबर होगी। यस, तो एरिया निकालोगे तो आपको हो गया हाफ इंटू बेस 24 इंटू हाइट, तो ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकलेगा। तो ये वैल्यू हो गई 12 इंटू 16, ठीक है, 24 को 2 से काट दिया, 12 इंटू 16 आपका 192 होता है। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा, ये करेक्ट उत्तर आपका निकल के आ जाएगा 192, यानी ए ऑप्शन। लेकिन देखिए एक मज़ेदार बात मैं आपको अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत गौर से देखिएगा। जब भी मैं कोई रेक्टेंगल कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये बेसिकली इसको आप समझिएगा, इस पॉइंट को जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कि जैसे मान लिया मेरे पास कोई भी रेक्टेंगल हो, और इस रेक्टेंगल पे अगर मैं लेट्स से ये रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पर एक पूरा साइड को बेस बना दूं, और इसके अपोजिट जो पैरेलल साइड है, उस अपोजिट पैरेलल साइड पे अगर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, मान लिया जैसे यहां पर, तो मैं कोई भी ट्राइंगल बना लूं, ये सारे ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का आधा बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सब में क्या लगना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट इसके बराबर ही होगी। तो इस पॉइंट को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल में अगर एक भुजा पूरी की पूरी मेरा एक त्रिभुज का बेस हो जाए, और जो एक वर्टेक्स यानी एक शीर्ष बचा वो मैं उसके अपोजिट साइड वाली भुजा पे कहीं भी ले लूं, तो उसका क्षेत्रफल पूरे रेक्टेंगल के क्षेत्रफल का आधा होगा। और ये पॉइंट सिर्फ रेक्टेंगल के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को पैरेललोग्राम में दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको कुछ इससे रिलेटेड एक चीज वहां भी समझ में आएगी। जैसे ये मान लिया मेरा समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम के बारे में मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर मैं इस पैरेललोग्राम में लेट्स से यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, अपोजिट साइड पे एक पॉइंट लेता हूं, और उस पॉइंट को लेने के बाद मैंने क्या किया, एक भुजा को मैंने एक त्रिभुज का बेस बना दिया। तो जब आप इसका एरिया लिखेंगे तो ये पॉइंट अपोजिट भुजा पे मैं कहीं भी ले लूं, एरिया बराबर ही आएगा। आपको पता है क्यों बराबर आएगा? बराबर इसलिए आएगा क्योंकि अगेन जो हाइट कंपोनेंट है h, वो h कंपोनेंट सबके लिए सेम है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का जब फॉर्मूला लगाओगे ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले में सबके एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं? यस और नो? मैंने आपको बोला रेक्टेंगल के केस में ये एरिया बराबर तो ही है, साथ ही साथ ये एरिया पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा भी है। ठीक, आपसे मेरा एक सवाल है जो आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये है जो आपको कमेंट में मुझे बताना है कि पैरेललोग्राम के केस में इस प्रॉपर्टी में एरिया बराबर है, वो तो समझ में आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। क्या ये एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है? क्या जब मैं ऐसा त्रिभुज बनाऊंगा, कोई भी एक त्रिभुज, क्या इस त्रिभुज का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है? ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ या ना में इसका उत्तर मुझे जरूर चाहिए कमेंट में। सवाल देखिएगा, ये सवाल कह रहा है आपसे कि रेशियो जो एज ए और बी का है 8 साल पहले वो 5:7 था, रेशियो जो उनकी एज का 8 साल बाद 9:11 हो जाएगा। अगर अभी की एज सी की 13 साल कम है बी से, और अभी की एज डी की 8 साल कम है ए से, तो बताना है कि प्रेजेंट एजेस का सी और डी का सम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है कि सी प्लस डी की अगर आप बात करोगे, तो ये जो सी प्लस डी मेरे पास है, इसमें कह रहा है कि जो सी की एज है वो बी की एज से 13 कम है, और जो डी की एज है वो ए की एज से 8 कम है। तो अगर मुझे इन दोनों का टोटल निकालना है, तो अल्टीमेटली मैं अगर ए और बी का टोटल निकालूं और उसमें से 21 घटा दूं तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू b-13 है और डी की वैल्यू a-8 है, तो a प्लस b-21 मेरा आंसर है। अब मुझे ए और बी तो निकालना पड़ेगा। तो देखो ए और बी की एज का रेशियो कुछ दिया हुआ है 5:7, ये 8 साल पहले है, और अभी के 8 साल के बाद यही उम्र का रेशियो 9:11 हो जाएगा। यस और नो? तो मैं ये कहूंगा कि भाई यहां मुझे 4 का अंतर दिख रहा है, यहां भी मुझे 4 का अंतर दिख रहा है, और ये 4 का अंतर 16 साल का अंतर है। 8 साल पहले और 8 साल बाद 16 साल का अंतर है।
तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 यूनिट आपका 4 साल के बराबर है, और 1 यूनिट अगर 4 साल के बराबर है तो ये जो 7 और 5 यूनिट है, बहुत गौर से देखिएगा, ये 7 और 5 यूनिट यानी 12 यूनिट हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो ये 12 यूनिट जो है ये किसके बराबर होगी? आप कहोगे 12 चौके 48 के बराबर होगी। ठीक है, यस और नो? पर एक चीज देखना, a प्लस बी की जो वैल्यू मुझे यहां रखनी है वो अभी की एज का टोटल रखना है, अभी। ये तो 8 साल पहले a और b का टोटल है, तो अभी अगर मुझे a और b का टोटल लिखना हो, मान लिया, तो मैं कितना लिखूंगा? ये 48 में 16 जोड़ के लिखना पड़ेगा, मुझे 64 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 साल के बाद a भी 8 साल बड़ा होगा, b भी 8 साल बड़ा होगा। तो ये अगर 8 साल पहले की एज का टोटल है 12 चौके 48, तो अभी क्या होगा? 48 प्लस a का 8 और जोड़ो, b का 8 और जोड़ो, 16 और जोड़ो, 64। तो 64 माइनस 21 से मेरा आंसर कितना आएगा? 43। और 43 जो उत्तर है मेरा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया ए। ए इज द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, ये सवाल देखिए, कह रहा है कि P एक चौथाई काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 37.5% काम पूरा किया और छोड़ दिया काम को। Q ने बाकी का काम पूरा किया 40 दिनों में। वर्किंग टुगेदर, अगर एक साथ वो काम करें तो बताना है कि 17/48 काम उस कितने दिन में हो जाएगा। यहाँ देखो, एक चीज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई 37.5% का क्या मतलब होता है। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये वैल्यू आपकी 3/8 के बराबर होती है। तो P ने ये 3/8 काम अगर कर दिया है, तो बताइए Q ने कितना काम किया है? राइट, 5/8 Q ने किया, और ये 5/8 काम 40 दिन में हुआ दिया हुआ है। तो मैं आपसे अगर पूछना चाहूं तो भैया कि Q एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे 40 दिन में 5/8 करेगा, तो एक दिन में 5/8/40। अल्टीमेटली इस वैल्यू को आप लिख सकते हो 5/8 इंटू 40, ये हो गया आपका 1/64। तो Q एक दिन में 1/64 काम करता है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जो Q है ये इस पूरे काम को 64 दिन में पूरा कर सकता है? भाई अगर किसी का एक दिन का काम 1/64 है, तो मतलब ये 64 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। अब मुझे जो जानकारी मिल चुकी है वो मिल चुकी है कि हमारे पास P है, वो इस काम को कितने दिन में करेगा? देखो, 18 दिन में एक चौथाई काम होता है, तो पूरा काम करेगा 72 दिनों में, और जो Q है इस पूरे काम को 64 दिन में कर सकता है। ये जानकारी मुझे मालूम है। अब अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। जो 72 होता है ये 8x9 होता है, और जो 64 होता है ये 8x8 होता है, 8 का स्क्वायर। तो एलसीएम कैसे आप लिखोगे? सीधे 8x8, 8 दो बार है तो भाई दो बार वाला लेंगे, 8 की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 लिखेंगे, 8x8, और एक बार 9, ये आपका एलसीएम बनेगा। ठीक है, इसको एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि अगर मैं P की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 8x8x9 को मैं 8x9 यानी 72 से काटूंगा, तो यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, 8x9 कट जाएगा, 72 से काटोगे तो एक दिन की एफिशिएंसी 8 यूनिट आ गई। यहाँ 8x8 कट जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा। तो P और Q की इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या आ गई? 8 और 9। अब सवाल ने बोला है कि आपको 17/48 काम कराना है, तो 17/48 इंटू ये वाला जो काम है ना, 8x8x9, ये हो गया। ठीक, तो टोटल वर्क का मैंने 17/48 लिख दिया, डिवाइडेड बाई इनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी है, मिलके कराना है, तो 17 हो गई। अब ये 17 से 17 कट गया। अब ये जो वैल्यू आपकी है यहाँ पर 48, इस 48 को जरा देखते हैं। 16 3 48 बनेगा, और 8x8 64 होता है, तो 16 चौके 64 बन जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 बनेगा, तो प्रोडक्ट आ गया आपका 12 दिन। 12 दिनों में ये दोनों मिलके इस कार्य का 17/48 निपटा देंगे। ठीक है, ये सवाल है। सवाल कह रहा है कि जो स्पीड है बोट की डाउन स्ट्रीम में वो 2.5 गुना है जो अपस्ट्रीम स्पीड है उसका। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड का 2.5 गुना है। जो टोटल टाइम लगता है बोट को 15 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम, और वही डिस्टेंस वापस आने में अपस्ट्रीम, वो 4 सही 2/3 घंटे है। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो गौर से देखिएगा, आप कहोगे डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या होगा? 5/2 होगा।
यस, दिया ही है क्वेश्चन में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मुझे निकालना क्या है जरा देखो, मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड ही कैलकुलेट करनी है, यानी डी की वैल्यू मुझे निकालनी है, रेशियो पता है। अब एक और डेटा दिया हुआ है कि समय भी दिया हुआ है। अच्छा बताओ, डाउन स्ट्रीम स्पीड में कैसे निकाल सकता हूँ? दूरी दिया है 15 किलोमीटर, अगर मैं ये निकाल लूँ कि डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगता है तो डिवाइड करके डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल जाएगी। यस और नो? तो अब एक काम करते हैं कि मुझे टोटल टाइम दिया है 7 घंटे। 7 घंटे दिया क्या? नहीं, 4×3 = 12, 2 14/3 घंटे दिया हुआ है कि ये दोनों को मिला के टाइम लगता है। ऐसे कह लें कि भाई इसमें कुछ टाइम डाउन स्ट्रीम वाला है, कुछ टाइम अप स्ट्रीम वाला है, पर टोटल जो टाइम है मिला के वो 14/3 है, ये दिया हुआ है। अब एक चीज़ और आप जानते हो कि अगर स्पीड का रेशियो 5:2 है तो टाइम का रेशियो बनता है 2:5, यानी ये टोटल 7 यूनिट का जो टाइम है ये 14/3 के बराबर हो गया। इसका मतलब 1 यूनिट का जो टाइम होगा ये 2/3 के बराबर हो गया। तो डाउन स्ट्रीम के केस में जो 2 यूनिट का टाइम लिया गया है वो 2 × 2/3 यानी 4/3 आवर्स बन गया। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल गई ना, 15 किलोमीटर को 4/3 घंटे डाउन स्ट्रीम में लग रहे हैं, डिवाइड कर लो, वैल्यू आ गई 45/4, और 45/4 को मैं बोलूँगा 11 सही 1/4, 11 1/4 इज आंसर बी। बी इज द राइट आंसर। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि दो साइकिलिस्ट हैं, स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर डेस्टिनेशंस बीइंग बी एंड ए respectively. After crossing each other they precisely take 2 hours 33 minutes 36 seconds and 1 hour 26 minutes 24 seconds respectively to reach their destinations. What is the ratio of the speed of the first to that of the second cyclist? ठीक है, देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है, और इस मज़ेदार सवाल में मैं बोल रहा हूं कि सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ ए और बी में भी कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट सी और डी नहीं होंगे। क्यों, ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। तो इस केस को समझो, ये केस का आपके सामने कुछ जानकारी लिखिए। देखो ये केस क्या है, यहां से ए से एक चलेगा S1 की स्पीड से, वो यहां आएगा, और एक बी से चलेगा S2 की स्पीड से, वो यहाँ आएगा, यहाँ इनकी मुलाकात होगी। देखो ये सीधे चल रहे हैं और यहाँ इनकी मुलाकात हो गई। ये जो डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ये मत सोचना कि ऐसे टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, वो आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया गया है ताकि आप ये T1 और T2 को समझ पाएँ। तो ये सीधे ए यहाँ से यहाँ आएगा, बी यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ इनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद S1 स्पीड वाले को बी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में T1 टाइम लगा, मुलाकात के बाद T1 टाइम लगा अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने पे, और मुलाकात के बाद ये S2 स्पीड वाले को T2 टाइम लगा अपने डेस्टिनेशन यानी ए पर पहुंचने के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लिया मीटिंग शुरुआत के T टाइम बाद होती है, शुरुआत साइमल्टेनियस हो रही है, एक साथ हो रही है, एक टाइम पे चल रहे हैं दोनों, अगर मुझे ये निकालना हो कि T टाइम क्या होगा जब वो मिलते हैं, जब उनकी शुरुआत के बाद मुलाकात होती है तो कितना टाइम स्पेंड हुआ है, कितना टाइम लगा है मिलने में, तो वो t की वैल्यू √T1 T2 के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। और S1/S2 जो होता है वो √T2/T1 होता है। यानी अगर मैं S1 और S2 का रेशियो निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं कि S2 वाले ने मुलाकात के बाद A तक पहुंचने में जो टाइम लिया है T2 वो ऊपर आएगा और T1 यहां नीचे आएगा। एक बात और समझना यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो नेचुरली मीटिंग के बाद, जैसे मान लिया मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद मान लिया S1 को B तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगा, और मीटिंग के बाद S2 को A तक पहुंचने में कम टाइम लगा, B मतलब S1 की तुलना में। तो जो मीटिंग के बाद कम टाइम ले रहा है मतलब वो पहले से तेज चल रहा है, तभी तो मीटिंग ऐसी जगह पर हुई है जो आधी दूरी के बाद हुई होगी, ताकि इसको अब कम टाइम लग रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन जो ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेगा आपको कि मीटिंग के बाद जो अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में ज्यादा टाइम लगाता है, मीटिंग के बाद जो अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में ज्यादा टाइम लगाता है ना, उसकी स्पीड स्लो होती है दूसरे से, और इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा, जैसे पिछले सवाल में मैंने आपको फायदा दिलवाया। यहां देखो कह रहा है कि क्रॉस करने के बाद दे प्रिसाइजली टेक 2 hour 33 minute 36 सेकेंड, यानी मिलने के बाद एक को 2 घंटा लगा, जो पहला वाला है उसको 2 घंटा लगा, और दूसरे वाले को 1 घंटा कुछ लगा। तो पहले वाले को अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो ये स्लो है दूसरे वाले से,
स्लो है तो मतलब इसकी स्पीड का रेशियो पार्ट दूसरे के स्पीड से कम दिखना चाहिए। तो ये 3 4 से छोटा है, ये 2 3 से छोटा है, तो ये आंसर हो सकते हैं, पर ये दोनों उत्तर हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 3:2 क्या बोल रहा है कि पहला वाला दूसरे से तेज है, कंट्राडिक्टरी हो गया, हो ही नहीं सकता है। तो भाई अब इस सवाल को गौर से देख लो, पहला स्लो है, दूसरा फास्ट है, ये तो आपको टाइम देख के ही समझ में आ रहा है ना। इसका एक और फायदा दिखाता हूं, इस लॉजिक का क्या फायदा है। जैसे आपको S1/S2 लिखना है, आपको पता है यहाँ टाइम रेशियो होता है T2/T1। अब T2 T1 के झोल में पढ़ना ही नहीं है। तुमने अगर देख लिया कि पहले वाले को टाइम ज्यादा लगा, दूसरे वाले को कम लगा, तो पहला स्लो हो गया। अगर पहला स्लो हो गया तो ये कम वाला टाइम यहां आएगा, भाई जो स्लो होगा उसकी स्पीड कम होगी ना, तो कम वाला टाइम यहां रखो, ज्यादा वाला टाइम यहां रखो। तो अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन से आइडेंटिफाई कर लिया कि पहला वाला स्लो है क्योंकि वो मिलने के बाद ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो भैया यहां जो टाइम का रेशियो लिखना है उसमें कम वाला टाइम यहां आएगा, ज्यादा वाला टाइम यहां आएगा, T2 और T1 का चक्कर ही खत्म। ठीक है, ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि T2:T1 होता है, बट मैं आपकी मदद कर रहा हूं, जरूर बताना कैसा लगा ये। अब जैसे दोनों टाइम निकालता हूं मैं, जैसे यहां पर है आवर्स, मिनट और सेकंड, तो एक है 2 घंटा 33 मिनट 36 सेकंड, तो इसका टोटल बनेगा 2 इंटू, देखो सबको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आवर में 3600 सेकंड होते हैं, इसको 3600 से गुणा करो, 60 × 60। मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा करो, और ये 36 तो है ही है, इसका टोटल मुझे निकालना है। तो ये वैल्यू बनेगी 7200 प्लस 1980, 33 × 60 प्लस 36। अब इसका आप टोटल करिए तो 72 और 1800 होता है 8000, 180 और है, और आपका ये आपका वैल्यू कितना हो गया, मतलब ये एक तरह से हम इसका अगर 20 इसको दे दें तो ये आपका वैल्यू 2000 बन गया, तो ये 92 बन गया और 16 बच गया, तो 9216 आएगा, तो 926 यहाँ डालो। ठीक है, और यहाँ पर 1 घंटा है, 26 मिनट है और 24 सेकंड है, तो 1 घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकंड, फिर 26 इंटू 6 करूँगा मैं, तो ये हो गया 1560 सेकंड, 26 इंटू 60 करने से आएगा, फिर 24 है आपका, इसका टोटल आपको निकालना है। 36 15 हो गया आपका 41, और 60 और 24 84, तो ये 4184 हो गया। आप यहाँ लिखिए 51 हो चुका है, और 5184 बनेगा आपका, ये 5184। कम वाला टाइम इसलिए मैंने ऊपर डाला। आप चाहे T2 और T1 का नोटेशन रखते हैं तो वो भी ठीक है, ये T2 होगा और ये वैल्यू आपकी T1 होगी, तो नीचे आ ही जाएगा। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो डिजिट सम 8 4 12 1 13 5 18, 6 1 7 7 2 9, 9 और 9 18 बन रहा है। तो अब देखो एक चीज़ और मज़ेदार बात, ये जो संख्याएं हैं ये 9 से तो डिवाइड हो ही रही हैं, क्योंकि 9 का मल्टीपल है, और ये 4 से भी डिवाइड हो रही है अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि अंत में क्या है 84 और 16, तो 4 से, यानी संख्याएं 36 से डिवाइड होंगी। अब या तो आप 36 का पहाड़ा पढ़ लो, या आप 36 से नहीं काटना चाहते तो आप 18 से काट लो। ठीक है, 18 का पहाड़ आता है, 18 से काट लो, 18 दूना 36, 15 बचेगा 158, 18 8 144, 14 बचेगा, फिर 18 8 144, 18 पंचे 90 बनेगा, फिर 18 का नाम 18 बनेगा, 3 बचा, 18 दूना 36। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं इसको 2 से और काट सकता हूँ, क्योंकि 2 से काटने से मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनते हुए दिख रहे हैं। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, और 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। 4 से काटूंगा, 4 3 12, 4 चौके 16, 3:4 आ गया, मेरा आंसर ए करेक्ट हो गया। सो ए इज द राइट आंसर इन दिस केस। आसानी से आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। कोई भी समस्या किसी को इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछ बचता कि बताओ कितने टाइम बाद इनकी मुलाकात हो रही है शुरुआत का, तो आप T1 T2 करते करते या नहीं करते, है ना। तो एक चीज़ अभी देखो, अभी आपने सिंप्लीफाई किया यहाँ पर, तो मैं निकालता हूँ, तो T1 जो टाइम है और T2 जो टाइम है, तो एक टाइम आया 144 इंटू 36, और एक टाइम आपका आ रहा है 256 इंटू 36, है ना, क्योंकि 36 से एक तरह से कट के ये सिंप्लीफिकेशन आया है। तो अगर मुझे टाइम लिखना है तो एक हो गया 256 इंटू 36, एक हो गया 140 इंटू 36। अब ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये 36 बाहर आएगा, एक से 12 बाहर आएगा, और एक से आपका 16 बाहर आएगा। तो ये जितने टाइम के बाद मिल रहे हैं ये सेकेंड्स में डेटा है आपका। ठीक है, इसका आप अगर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें तो जो डेटा आपके सामने लिखा है, इतने सेकेंड्स के बाद इनकी मुलाकात हो रही है। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं आवर्स में, तो आप इसको 60 से डिवाइड करिए,
और आप उसको आवर्स में भी व्यक्त कर सकते हैं, कितने घंटे के बाद मुलाकात हो रही है। जैसे मैं इसको अगर चाहूँ, लेट से कि मुझे आवर्स में व्यक्त करना है, तो ये टी की वैल्यू 36 × 12 × 16 सेकेंड है। इसको मैं 3600 से डिवाइड करूंगा तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 36 से काटो, यहाँ 100 मिलेगा, और ये 12 × 16 कितना होता है, 192। 192/100, 1.92 आवर्स के बाद इनकी मुलाकात हो रही है। ठीक है, 1.92 आवर्स के बाद इनकी मुलाकात हो रही है। तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतना कोई चैलेंजिंग नहीं होगा, फॉर्मूला पता है तो सब कुछ कर लोगे आप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रिवाइज कर लेना। स्पेशली ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला, ये बहुत ज़रूरी है। इसको समझ के तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि ड्यू टू सम क्राइसिस सम पीपल फ्रॉम स्टेट ए माइग्रेटेड टू स्टेट बी and thereby the population of the second state increased by 19.96%. However, at a later stage, all of them returned to state A. Then by what percentage, correct up to 2 decimal places, did the population of state B increase? तो देखो हो क्या रहा है, एक कोई स्टेट बी है और एक कोई स्टेट ए है। आपका स्टेट ए से बी कुछ माइग्रेशन हुआ, कितना हुआ दिया हुआ है कि माइग्रेशन कुछ इस प्रकार से हुआ है, इसको आपको समझना है कि जो बी की पॉपुलेशन है, ये अब मान लिया बी नहीं रहेगी बल्कि बी डैश हो गई, और इस पॉपुलेशन में 19.96% का उछाल आया, यानी बढ़ गया। अब हो क्या रहा है कि फिर से ये लोग जाने वाले हैं, तो फिर से डिक्रीज होकर बी बन जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है x%, इसमें x की वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है। अब ये सवाल ना बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर आप गलत अप्रोच लगाओगे। जैसे आप कह सकते हो कि ये 100 होगा, अब ये 100 होगा तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 119.96 होगी। अब लौटते समय 19.96 कम होगा, तो परसेंटेज लिखने को तो 19.96 बटे 119.96 इंटू 100 के बराबर है, इतना परसेंटेज डिक्रीज होगा। बट ये कैलकुलेशन अगर ऐसे करने चले गए तो भैया बर्बादी हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा और टाइम खराब भी होगा। अप्रॉक्सीमेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन का एक तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, भी पहले उसको देख लो, फिर मैं आपको ए बी रूल से बिल्कुल छोटा तरीका बता दूंगा। तो आप कह सकते हो कि मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं -19.96 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको मैं 120 लिख सकता हूं क्या, लगभग। अच्छा, 120 लेने से हुआ क्या है कि जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी कम आएगी, तो मेरा आंसर उससे हल्का सा ज़्यादा होगा। हल्का मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा। तो 120 से आप जरा इसको डिवाइड कर लिए, पहले ये कट गया, ये आपकी वैल्यू आ गई 199.6 बटे 12। 12 का नंबर 12 बनेगा, 7 हो गया, 12 छंग 72 बनेगा, फिर 72 के बाद 7 हो गया, फिर 12 छंग 72 बनेगा। तो ये वैल्यू कुछ निकल के आ रही है, आप देख रहे हैं। तो आप कहोगे इससे मेरा आंसर हल्का सा अधिक होगा। ठीक है 12 छंग 72 हो गया, राइट, और 72 के बाद 4 बच रहा है ना, तो 12 3 36 हो गया, समथिंग लाइक दैट। बट आपने देखो 0.96 में सिर्फ 0.04 एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो आपके परसेंटेज में कोई बहुत खास फर्क नहीं आ सकता है जब आप बेस इतना ही रखोगे, क्योंकि 0.04 बहुत छोटा नंबर है। आपकी वैल्यू इसी के आसपास रहेगी, पर हल्का सा बढ़ जाएगी, तो आप कहोगे मेरा आंसर ए करेक्ट होगा। ठीक है, बट मैं आपको इससे भी छोटा तरीका बताने जा रहा हूँ। मैंने आप सभी को ए बी रूल पढ़ाया हुआ है, तो मैंने आपको ये बताया हो कि आप किसी भी चीज़ को, लेट से ये 19.96% है, इसको आप लगभग 20% मान सकते हो, क्योंकि 20% का अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शन आपको पता होता है। तो 19.96% को मैंने 20 मान लिया। अब देखो ध्यान से, अगर आप किसी संख्या को 20% से बढ़ा दें, फिर वापस उस संख्या को गिरा के वहीं पहुंचा दें, तो जो परसेंटेज बदलाव होता है, इसको आप फ्रैक्शन में +1/5 बोलते हैं। फिर हम ए बी रूल लगाते हैं तो कहते हैं ये प्लस का माइनस हो जाता है, न्यूमरेटर में 1 है तो 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में 5 और 1 जुड़ के 6 हो जाते हैं, तो -1/6 का डिक्रीज होगा, जिसको आप बोलते हो -16.67% के आसपास का डिक्रीज हो गया। अब आप कहोगे सर लेकिन एक चीज समझो कि ये 20% ना होके 19.96% है, तो मैं कहूंगा अच्छा हल्का सा कम है, ये वैल्यू हल्का सा कम है कि नहीं है, हल्का सा कम है, तो ये वैल्यू भी हल्का सा कम हो जाएगा। जब तुमने हल्का सा कम बढ़ाया
तो घटाते समय भी मैग्नीट्यूड हल्का सा कम हो जाएगा, तो इससे कम। कोई डाउट है क्या कि 16.67% से कम? दो आंसर है क्या? एक ही है, करेक्ट होना ही होना है उसको। यहां पर आपको जब मैं बोल रहा था कि यार देखो, जब आप वापस से 119.96 के बारे में सोचोगे तो मैं कह रहा था आंसर इससे थोड़ा बड़ा आएगा। अब थोड़ा बड़ा में कई बार कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार बड़ा तो ये भी है, बड़ा तो ये भी है, बड़ा तो ये भी है। ए बी रूल में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। वो कह रहा है अगर तुमने इसको 20 माना तो 16.67 आएगा, लेकिन अगर तुम इसको 19.96 ले लो जो बिल्कुल इसी के पास ही है, थोड़ा सा कम है, तो भैया जब तुमने आते समय कम दूरी कवर करी थोड़ी सी, तो लौटते समय भी थोड़ी कम दूरी कवर करनी पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड 16.67 से कम होगा। तो एक ही आंसर संभव है, वो है ए। तो देखो कितना बढ़िया एप्लीकेशन है ए बी रूल, और ए बी रूल के साथ अप्रॉक्सीमेशन का। बताओ है कि नहीं है ना? कमेंट में जरूर बताना कि ये जानलेवा सवाल को करके कैसा लगा। ठीक है, ए बी रूल और अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की मदद से हमने इस सवाल को बिल्कुल चुटकियों में उड़ा दिया। मेंटली कर सकते हो आप इस सवाल को। तो ये सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे। सवाल कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसको हमने सब्जेक्टेड टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है उस पर। इससे क्या हुआ, कस्टमर को पे करना पड़ा है 2366.8 कम मार्क प्राइस से, और मार्क प्राइस से 12,500 रुपये की। अब कह रहा है अगर रेट पहले दो डिस्काउंट्स का हमें दिया हो 12% और 6%, तो हमें बताना है कि तीसरे डिस्काउंट का रेट क्या है। तो देखो सवाल ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर तुम 12% का डिस्काउंट दे रहे हो, यहाँ पर तुम 6% का डिस्काउंट दे रहे हो, और तीसरा जो डिस्काउंट है वो X% है जो कि नोन नहीं है। वो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा, वो मुझे पता करना है कि किसके बराबर है। अब इसके अलावा देखो अगर आप ध्यान से, तो मुझे दो चीजें और दी हुई हैं। वो दो चीजें क्या हैं? एक चीज तो मुझे ये पता है कि मेरा जो डिस्काउंट टोटल है वो कितना है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कि वो टोटल जो डिस्काउंट वैल्यू है मेरी, वो मुझे गिवन है इस क्वेश्चन में। किसके बराबर है भाई? आप कहोगे वो टोटल डिस्काउंट मुझे दिया है 2366.8 के बराबर, और इनिशियल मार्क प्राइस 12,500 भी दी हुई है। तो अब आप क्या करोगे, इस 12,500 का 12% पहले तो घटाइए। ठीक, तो 12 कैसे निकलेगा? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो देखो सिंपल है कि भाई 12,500 का 1% 125 के बराबर होता है। तो 12% क्या होगा? 12 इंटू 125। अब 12 इंटू 125 में 125 को आप सोचिए 100 प्लस 25, तो 100 इंटू 12 1200 होता है, और 25 इंटू 12 300 होता है। ये 25 इंटू 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वैल्यू 300 के बराबर होता है। 25 इंटू 12 300 होता है, ध्यान होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है कि जो है क्या होता है। नो, इट्स 300, याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1500 आ गया वैल्यू, 1500 आ गया, तो मैं इसको माइनस 1500 करूंगा। ये वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई अब 11,000, क्योंकि 12,500 में 1500 घट गया। इस कैलकुलेशन को करने का एक और तरीका था, और उसमें ये होता है कि परसेंटेज कैलकुलेशन अगर आपको कभी करनी हो, जैसे मान लिया 12% ऑफ 12,500 की, तो एक रूल है जो मैंने कई वर्षों पहले पढ़ाया था कि X% ऑफ Y इज इक्वल टू, कई वर्षों पहले पढ़ाने का मतलब है यूट्यूब पर कई वर्षों पहले पढ़ाया था मैंने, X% ऑफ Y इज इक्वल टू Y% ऑफ X, एक रूल ये। और दूसरा कि परसेंटेज अल्टीमेटली प्रोडक्ट होता है। जैसे A% ऑफ B आपको लिखना है, तो A% ऑफ B क्या होता है? AB/100। आप चाहे इसको AB/100 बोलो, चाहे आप BA/100 बोलो, एक ही बात है। इसीलिए चाहे आप A% ऑफ B बोलो या B% ऑफ A बोलो, एक ही बात है। दूसरा, परसेंटेज आप देखो अल्टीमेटली क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट में जैसे मान लिया मेरे पास एक संख्या है 10 और एक संख्या है मान लिया 12, 10 इंटू 12 करूं या 1 इंटू 120 करूं, प्रोडक्ट तो सेम रहेगा। यानी 0 10 वाला मैं इसके साथ लगाऊं या इसके साथ लगाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो रूल नंबर 2, अब जैसे ये वैल्यू है, इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 12.5% ऑफ 12,000। मैंने क्या किया आप समझ रहे हो? कि मैंने इस 12 को इस यहां से 12.5 मैंने प्रोडक्ट में अलग कर दिया, यानी इसको मैंने 12.5 से डिवाइड कर दिया, 12.5 बाहर निकाल लिया, और फिर यहां वाला 12 इस 1,000 से गुणा कर दिया, तो ऐसा बन गया। अब 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, ये आपको ज्ञात होगा, और फिर आप कर लो 12,000/8, तो ये वैल्यू भी 1500 आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब 6% तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 11,000 का 6% निकालने के लिए 1% निकालो,
और 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 जीरो काट देते हैं। 110 बचा, ये 1% हो गया, इसको मैं 6 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू 660 हो जाएगी। तो अब मुझे क्या हुआ, यहाँ 660 घटाना है। कुल मिला के कहानी अब समझना, यहाँ 1500 घट चुका है, यहाँ 660 घट चुका है, यानी 2160 का डिस्काउंट मिल चुका है। 2160 का डिस्काउंट मिल चुका है। कितना डिस्काउंट बाकी है, आप कहोगे 206.8 का डिस्काउंट अभी ये तीसरे स्टेप पे मिलेगा, ध्यान रखना 206.8 का डिस्काउंट तीसरे स्टेप पे मिलेगा। और तीसरे स्टेप पे अब जो वैल्यू मेरे पास बची है वो है 10,340, क्योंकि 11,000 में 660 आप घटा दो। अब बहुत गौर से देखो आप, ये वैल्यू किसके बराबर है, इसका जो 1% है वह है 103.4। किसी भी संख्या का 1% निकालना है, 100 से डिवाइड करते हैं। और ये वैल्यू को आप गौर से देखो, उसका 2 गुना है कि नहीं है, यस 206.8, यानी ये 2% हो गया। तो आंसर क्या हो गया, डी। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैलकुलेशन कैसे करनी है ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, तो ये सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। ये सवाल कर रहा है कि एक्स और वाई जेड एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, और इसमें आगे जानकारी ये दी हुई है कि कैपिटल है 1,20,000, जो कंट्रीब्यूशन है वाई और जेड का वो दिया हुआ है कि 40% अधिक और 1,000 अधिक है एक्स की तुलना में। प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है वो 20% है कैपिटल का। तो बताना है इस कुल प्रॉफिट में से 10% अगर कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में चला जाए, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स आउट ऑफ इट। कहानी देखो, सबसे पहले टोटल 1,20,000 रुपए का पार्टनरशिप वेंचर है। इसमें 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। अब इसको समझना क्या है कि भाई जो शेयर है वाई और जेड का, वाई का शेयर एक्स के शेयर से 40% अधिक है। तो मैं एक्स का शेयर मान लिया बोलता हूं 5x, तो वाई का शेयर हो गया 7x, और जेड का शेयर हो गया 5x प्लस 1000। ठीक है, अगर आपको x से कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको कहूंगा कि आप इसको a लिख लो। x का अगर 5a होगा तो 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है 5 का 40% 2 होता है। 40% का मतलब ही होता है 2/5, इसलिए एक अगर 5 हो गया तो दूसरा 5 2 7 हो गया। और ये वैल्यू जो आपकी हुई ये 5a प्लस 1,000 हो गई। ठीक, अब एक चीज़ और देखना, अब ये जो टोटल वैल्यू है 5a प्लस 7a प्लस 5a प्लस 1,000, ये वैल्यू 1,20,000 के बराबर है। 5 7 12, 5 17 a इज इक्वल टू, ये 1,000 उधर घटेगा तो ये 119,000 बन जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व कर लो, आपको a की वैल्यू मिल गई 7,000। a अगर 7,000 मिल गया तो अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है ये, तो ये बनेगा आपका 35,000, ये बना आपका 49,000, और ये वैल्यू आपकी बनेगी 35 से 36,000। आपको पता है इसका टोटल एक 20 ही होगा, क्योंकि एक 20 को ही ऐसे डिवाइड किया गया तो टोटल तो एक 20 ही बनेगा। अब अगर मैं इसको ऐसे काट दूं 3 जीरो को, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया प्रॉफिट रेशियो, जिस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक चीज देखना ध्यान से, हमें एक्स का शेयर निकालना है कि एक्स को कितना मिलेगा प्रॉफिट में से। तो एक्स की वैल्यू जो है वो है 35 बटे टोटल, आपको पता है इसका टोटल क्या था, 1,20 था, कुछ जीरो जीरो के अलावा तो कुछ काटा नहीं आपने, टोटल 1,20,000 था। तो इसका जो टोटल बनेगा वो 120 बनेगा। तो 35 बटा 120 इंटू, अब मुझे देखना है कि भाई प्रॉफिट जो है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कह रहा है प्रॉफिट जो है इस 1,20 का 20% है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 1,20,000, और इसका 20% का मतलब किसी भी संख्या का 20% होता है 0.2 गुना। लेकिन कह रहा है इसमें भी 10% इंसिडेंटल एक्सपेंस में चला गया था, तो उसका 90% ही बचा। 90% का मतलब होता है 0.9। ये कुल मिला के कहानी हो गई। तो आपको दिख रहा होगा मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 तो कटने वाला है नहीं कहीं से, ठीक है, क्योंकि 120 से ये एक 20 कटेगा, यहाँ 1000 आएगा, तो 9 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है, बी, वही सही हो गया। बट अगर आपको प्रोडक्ट निकालना भी है तो निकाल लो। यहाँ से आपको मिलेगा 35 दूना 70, ये 0.2 से गुणा होकर 7 बन जाएगा, और ये 9 आपको 1000 से गुणा होकर 0.9 900 दे देगा। 7 9 6300 आपकी फाइनल वैल्यू आ गई, और फाइनल वैल्यू आपका बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सवाल कर रहा है कि अमिता ने 100 एप्पल्स खरीदे हैं, रेट है 12, 12 एप्पल खरीदे गए हैं
100 रुपये 80 पैसे में, और 200 एप्पल खरीदे गए हैं, क्या रेट है, 15 एप्पल 117 रुपये में। ये पाया गया कि 10% एप्पल हमारे स्पॉइल्ड यानी खराब हो गए। सी सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट 24,204, तो ये रेट है जिसमें उसने बेचा है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज इंटायर ट्रांजैक्शन में हमें निकालना है कितना होगा। तो सबसे पहले खरीदारी पे जाते हैं। देखिए 100 एप्पल्स उसने जो खरीदे हैं उसका जो रेट है वो ये है कि 100.8 रुपये में 12 खरीदे गए। तो अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं ये, तो एक एप्पल की कॉस्ट आ गई, इसको मैंने 100 से गुणा कर दिया तो 100 एप्पल की कॉस्ट आ गई, प्लस 200 एप्पल जो खरीदे गए हैं उनका जो रेट है कि 117 में 15 खरीदे गए। तो 117/15 में एक खरीदा गया, 200 से गुणा कर दिया। तो ये हमें टोटल कॉस्ट यहाँ से मिलेगी। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो फिर हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। 12 से अगर आप इसको डिवाइड करें, ध्यान से देखें, तो ये 12 अट्ठे 96 बनेगा, 4 बचेगा, 12 चौके 48, 8.4 हो गया। 15 से डिवाइड करते हैं इसको, 15 सत्ते 105, 12 बच गया, फिर 15 अट्ठे 120 दशमलव के बाद। तो एक वैल्यू आपको मिल जाएगी 84, एक वैल्यू आपको मिल जाएगी 156, 7.8 इंटू 2। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो ये वैल्यू आ रही है 240 रुपये। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस हो गई टोटल वो 240 रुपये हो गई। और आपके पास अभी 300 एप्पल आपके हाथ में हैं, लेकिन इसमें से 10% एप्पल खराब हो गए, स्पॉइल्ड मतलब खराब हो गए। एप्पल बचे कितने आपके पास, 270 एप्पल बचे। इन 270 एप्पल्स को आप किस रेट में बेच रहे हैं, 204 रुपये में 20 बेच रहे हैं। तो जो रेट है वो ये बनेगा 204/20। ठीक है, अब 204/20 को आप सॉल्व करिए, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट लीजिए, 2 से अगर काटोगे 102 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, अगर यहाँ से इस वैल्यू को कंप्यूट किया जाए। अच्छा, एक चीज़ मैंने थोड़ा सा गलत लिखी यहाँ पर, उसको जरा मैं सही कर देता हूँ। एक जीरो मैंने दोनों में कम लगाया था ऐसे, और इससे ये वैल्यू 2400 आएगी। तो माफ़ कीजिएगा, इस चीज़ के लिए छोटी सी एरर थी। ये मैंने जीरो यहाँ भी कम लगाया क्योंकि 8.4 इंटू 100 840 होगा, और 7.8 इंटू 200 जो होगा ये 1560 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 2400 थी यहाँ पर। अब यहाँ 270 ये काटा तो ये वैल्यू मिली मुझे 27 को 102 को आप सोचिए 100 + 2, तो 100 इंटू 27 2700, 27 दूना 54, तो ये वैल्यू आपकी 2754 आ गई। ये हमारा सेलिंग प्राइस टोटल हो गया। मुझे प्रॉफिट निकालनी है, तो आप कहोगे 2400 रुपये पे मुझे जो लाभ हो रहा है ना वो हो रहा है 354 रुपये का। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो यहाँ से निकलेगा 354/24 करने से, क्योंकि इसका 1% 24 के बराबर है, ऐसे लिख दो। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो आप किससे काटना चाहते हो सबसे पहले, है ना। तो देखो ऊपर देखो, डिजिट सम 3 आ रहा है, 12 आ रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि इवन नंबर है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड होगा, 6 से काट लो, 6 चौके 24। और ये वैल्यू देखो 6 इंटू 59 है, क्योंकि 360 माइनस 6 है। 360 होता तो 60 गुना होगा, 6 कम है तो 1 गुना कम हो जाएगा, 59 हो गया। अब 59/4 क्या हो गया, 14 + 3/4, 14 चौके 56, 14.75 आ गया। आंसर आपका हो गया सी इज द राइट आंसर। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एक सम है, उसको इन्वेस्ट किया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अमाउंट हो जाता है 13,824 2 सालों में, और 16,588.8 हो जाएगा 3 साल में। सर्टेन रेट ऑफ % पर एनम है। इंटरेस्ट जो है कह रहा है कंपाउंडेड ईयरली है, ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। बताना है कि अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द एंड ऑफ 4th ईयर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा 2 साल के अंत में आपको दिया है 13,824, ये 2 साल के अंत में दिया हुआ है। और 3 साल के अंत में जो वैल्यू दी है वो दी है 16,588.8। तो जब मामला कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है तो आपको बस ये पता करना होता है कि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ जाने में, या तो आप निकाल लो कि कितना परसेंटेज से बढ़ गई, उतना ही % से आगे भी बढ़ेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये नेचर होता है। या फिर आप ये निकाल लो कितना गुना हो गई, उतना ही गुना आगे भी होगी। ये दोनों चीज़ें वैलिड है। तो आप चाहे ये निकाल लो कि कितना गुना हो गई, डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लो, वहां से भी आपकी बात बन जाएगी। और या फिर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई कितना परसेंटेज चेंज हो गया। ठीक है, तो जरा परसेंटेज के टर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो आप कहोगे ये 16,588.8 में मैं घटाने जा रहा हूँ 13,824, तो ये 0.8 यहाँ बच जाएगा, 8 में 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 15 में से 8 गया 7, और 15 में से 13 गया 2, 2,764.8।
अब जरा ध्यान से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या दिख रहा है इसका कुछ, अगर आप दशमलव भूल जाएं तो ये सारी वैल्यूज इसका डबल दिख रही है कि नहीं। देखो 138 का डबल क्या होता है 276, यानी 27,600, और 24 का डबल 48, 27,648 दिख रहा है यहाँ पर, बस दशमलव लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है इसका 20% है। कैसे पता चला? क्योंकि 10% इसका निकालोगे तो बनेगा 1382.4, तो ये उसका डबल है, इस प्रिंसिपल का डबल है, यानी 0.2 गुना है एक तरह से प्रिंसिपल का, यानी 20% का चेंज है। तो ये वैल्यू भी 20% से आपकी बढ़ जाएगी। और अगर ये 20% से बढ़ जाएगी तो कैसे बढ़ाओगे आप लिखिए 16,588.8 लिखिए। 20% कैसे निकाल के जोड़ोगे? आप वही काम करिए कि 10% जो इसका होगा वो बनेगा 16,588.88, ये वैल्यू बनेगी। अब 20% वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या करना है, इसका डबल करना है कि नहीं करना है? तो डबल देखिए कैसे करूंगा मैं, पहले दशमलव भूल जाऊंगा मैं। फिर 165 का डबल क्या होता है 330, तो 330 लिखूंगा, फिर 3 जीरो और आगे लगा दूंगा, मैं दशमलव भूल चुका हूं। फिर ये 888 बाकी है, मैं इसका डबल करूंगा। 888 का डबल क्या होगा, 88 का डबल 176 होता है, ठीक है। तो 880 का डबल 1760 प्लस 8 16, 1776 हो गया। ये यहां आप 1776 लिख लीजिए। तो ये वैल्यू आई 6,7,7,1,3,3। अब आप यहां दशमलव लगा लो, तो जो इंक्रीज होगा वो होगा 3317.76। 8 7 15, देखो 8 7 15 ये 6 है, 8 7 15 एक 16 बना, 8 1 9 एक 10 बना, ठीक है। उसके बाद 5 3 8 एक 9 बना, और 16 3 19 बना। 19,906.7, ये मतलब आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट टू रुपी पूछा है, तो 0.56 को आप 1 रुपये मान लो, नियरेस्ट रुपी 1907 होगा, तो आंसर आ जाएगा ये। इस तरह से आप कर सकते हो। आप रेशियो में करोगे तो भी ये सवाल हो जाएगा, बट ये तरीका ज्यादा सिंपल तरीका है, ठीक है। कैलकुलेटिव सवाल है, बड़ी ज्यादा सिंपलर है, क्योंकि 20% अगर आप इस अप्रोच से निकाल के जोड़ोगे तो आसान पड़ेगा। देन इसका आप 6/5 गुना करोगे। 6/5 गुना, 20% इंक्रीज का मतलब होता है 6/5 गुना हो जाना। तो अगर आप रेशियो के मेथड से जाएंगे तो आपको पता लगेगा 6/5 गुना हो रहा है, तो फिर आप इस वैल्यू का 6/5 गुना करोगे, ठीक है। वहां से आप सॉल्व करोगे इसको। देखिए सवाल कह रहा है कि आपसे बारिश के सीजन के दौरान ह्यूज इनफ्लो वाटर का होता है एक रिजर्वायर में। ये मेजर्स लिए जाते हैं कि भाई रिजर्वायर को क्लियर करना है, और वाटर को, जो वाटर का फ्लो है कांस्टेंट रेट पे हो रहा है, ये भी दिया हुआ है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट 7 and 5 men कैन क्लियर द रिजर्वायर इन 20 and 50 days respectively, with the initial quantity of water in the reservoir being 24 kiloliter and 36 kiloliters respectively. What is the rate of inflow of water into reservoir in liters per day? पहले इस सवाल को समझते हैं। हमारे पास दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। एक केस में दिया है कि रिजर्वायर में शुरुआत में 24 किलोलीटर वाटर था, 24 किलोलीटर, और यहां था 36 किलोलीटर वाटर। यहां आपको दिया गया है कि इस रिजर्वायर को क्लीन करने में, ये शुरुआत में इतना पानी था, फिर पानी का इनफ्लो भी हो रहा है, मतलब पानी भर भी रहा है। अब ये भी मान लो कि रिजर्वायर में पर डे x लीटर पानी का फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि x लीटर पानी का फ्लो हो रहा है। तो ये किलो लीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले ऐसा करना पड़ेगा कि 24,000 लीटर यहाँ है, 36,000 लीटर यहाँ है, और x लीटर पानी का फ्लो हो रहा है। या फिर आप इसको, क्योंकि आंसर लीटर में पूछा है इसलिए मैंने बोला कि आप इसको लीटर में अगर मानते हो तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या आप मत मानो, आप x को ये मान लो कि x किलो लीटर मान रहे हैं, पर डे इनफ्लो हो रहा है। अब पहले केस में आप ध्यान से देखना, क्लीनिंग 20 दिन में हुई है, तो 20 दिन में इतना पानी और आ गया होगा 20x। अगर मैं मान लूं कि x किलोलीटर पर डे रिजर्वायर में पानी इस रेट से और इंटर कर रहा है, तो टोटल इतना पानी क्लीन किया गया है। दूसरा केस में 50 दिन में क्लीनिंग हुई है, तो 50 दिन में इतना पानी और आ गया होता, x किलोलीटर पर डे के हिसाब से 50x पानी और आ गया होगा। तो ये इतना पानी है जो क्लीन किया गया है। इसकी क्लीनिंग किसने की है? पहले केस में 7 लोगों ने क्लीनिंग करी है, दिया हुआ है 7 men। कितने दिनों तक किया है? 20 दिनों तक किया है। 7 लोग 20 दिन, तो ये मेन हो गया, ये डेज हो गया। यहां पर 5 लोग, और जाहिर सी बात है 50 दिन में क्लीनिंग हुई। आपको पता है वर्क का आइडिया आप लगा सकते हो मेन इंटू डेज से।
तो अगर मेन इंटू डेज करोगे तो यहाँ आपको मिल रहा है 140 और यहाँ मिल रहा है आपको 250। तो जो वर्क रेशियो है इन दोनों का, वो रेशियो कितना मिल रहा है बताओ? आप कहोगे मुझे मिल रहा है एक तरह से 14:25। तो दोनों काम का अनुपात कितना है? 14:25 है। और काम है क्या? यहाँ इतना लीटर पानी क्लीन करना, यहाँ इतना लीटर पानी क्लीन करना। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि जो रेशियो है 24 + 20x बटे 36 + 50x, ये वैल्यू किसके बराबर है? तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है? 14/25 के बराबर है, क्योंकि हमने वर्क रेशियो निकाल ही लिया है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो 25 को आप 24 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 25 × 24 600। कैसे सोचा मैंने? 25 से गुणा करने का मतलब है 100/4 से गुणा करना, यानी 4 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर लो, 600 आ जाएगा। 4 छक्के 24, फिर 25 × 20 हो गया 500x। फिर यहां पर आपका आएगा एक तो 14 × 50x, तो ये बनेगा 700x। अब 14 को मुझे 36 से गुणा करना है, तो कैसे करूंगा मैं? 14 × 84, 14 × 42 और 8 50, 504 आ गया। अब यहां से आएगा 200x = 96। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं x की वैल्यू तो कितनी आ रही है जरा बताओ? आप कहोगे ये आएगा 96/200। आया कि नहीं आया? ये क्या आया है पता है आपको? ये था किलो लीटर्स पर डे। और अगर x की वैल्यू को आप लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 96,000। किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लो और अब 200 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आ गई लीटर्स पर डे। जो आपकी लीटर्स पर डे का रेट मुझे निकालना है। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटोगे आपकी वैल्यू आएगी 480 और 480 आपका आंसर है बी। तो आपकी करेक्ट आंसर हो गई बी, राइट। तो इस तरह से डीपीक्यू समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको इस अभ्यास डीपीक्यू नंबर 65 में बहुत आनंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपने फीडबैक को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको डीपीक्यू सीरीज़ कैसी लग रही है। स्पेशली आप अपना अटेंडेंस ज़रूर दिया करें कि डीपीक्यू करने से सर ये फ़ायदा हो रहा है, और बताओ कि हाँ डीपीक्यू 65 कंप्लीटेड, ये अटेंडेंस मुझे चाहिए कमेंट में। और साथ ही साथ जो भी बेनिफिट आपको हो रहा है बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। जहाँ मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि अच्छा ये होमवर्क है, ये करके मुझे बताना कमेंट में, तो वो चीज़ भी आपको करके बतानी है। इस तरह के इनिशिएटिव कैसे लग रहे हैं, जिससे मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट रिवीजन थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ। हाउ डू यू लाइक इट? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके थ्रू आपका रिवीजन भी होता रहे, कुछ एडिशनल बातें भी पता चलती रहे। इस सवाल में मैंने आपको ये नई चीज़ बताई कि यार 9 को पहले चेक करो ना, 4 को क्यों कर रहे हो? 4 को करोगे तो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। सो आई होप कि ये मैंने आपको ये सवाल पूछा है पैरेललोग्राम का, ये सवाल का आंसर ज़रूर देना, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि आप थोड़ा सोचते भी रहें, ठीक है। तो आई होप कि इस सीरीज़ का आपको खूब 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 फ़ायदा मिल रहा होगा। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे को भैया इस सीरीज़ से जुड़े रहो सुबह 11 बजे एग्जामो यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले डीपीक्यू के वीडियो में। बाय।